बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, मौसम की सूरत हाल आपको बताएं। आज सुबह जो है वो दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे 41 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 40 और 9 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के बाद अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। देखेंगे डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है जी, ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए 85 अरब, लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर 123 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। लाहौरिये होशियार, लेस्को का 5 लाख यूनिट्स ओवर बिलिंग का मंसूबा, एसडीओस का मानने से इनकार। डिजिटल लाइब्रेरीज का मंसूबा पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन को देने का फैसला। और आखिरी टॉप स्टोरी, दानिश स्कूल्स के हवाले किए गए सरकारी स्कूलों का हिसाब तलब कर लिया गया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, अकमल सोमरू और जुनेद रियाज। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। कल पंजाब का बजट पेश किया गया, 1681 अरब 41 करोड़ रुपए का बजट, और उसमें से 123 अरब रुपए जो हैं वो लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर खर्च होंगे। ऑरेंज ट्रेन के लिए 85 अरब रुपए रखे गए हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों की मद में जो है वो ADB अगर एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो उसमें 550 अरब रुपए रखे गए हैं। किस तरह देखते हैं आप, ये आवाम दोस्त बजट है? सिमल, एक तो ये है कि जब भी हम बजट पर बहस करते हैं या बजट को ज़ेर बहस लाया जाता है तो उसमें जो मेजर पोर्शन होता है डिस्कस करने वाला वो डेवलपमेंट बजट होता है। और डेवलपमेंट बजट ही बुनियादी तौर पर ये तय करता है कि अब बराह रास्त अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत कितने पैसे खर्च करने जा रही है। अब इस मजमूई बजट में सिर्फ 550 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती कामों की मद में रखे गए हैं, और उसमें से भी अगर आप उसको मज़ीद नैरो डाउन करें तो आप देख रही हैं हमारी सुर्खी यही है कि 123 अरब रुपए जो हैं वो लाहौर के तरक्याती कामों पर हैं। बाकी आप 505 अरब में से ये माइनस करके वो फिर सूबे के पूरे जितने भी अजला हैं उनमें ये आ जाता है। 36 अजला एक लाहौर के निकाल दें। अगली बात यह है कि बुनियादी तौर पर इस बजट के साथ जो फाइनेंस बिल पेश किया जाता है और उसकी मंजूरी ली जाती है, ये बुनियादी तौर पर शहरियों का और आवाम का और बजट से ताल्लुक़ रखने वाले का बराह रास्त उस पर नज़र होती है कि उस फाइनेंस बिल में क्या 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 किया गया है, उसमें कितनी रिलीफ दिया गया है टैक्सों की मद में। क्योंकि फाइनेंस बिल बुनियादी तौर पर जो टैक्सेस होते हैं, आवाम नए टैक्सेस भी लगाती है और उन नए टैक्सेस की मद से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आप देख लें कि गाड़ियों पर टैक्सेस लगा दिए गए हैं, हत्ता कि ये भी टैक्स लगा दिया है कि अगर आपने कोई प्लॉट ख़रीदा है और वो प्लॉट जो है वो 2 साल से ज़्यादा अरसे तक खाली पड़ा रहा है तो आपको उस प्लॉट पर टैक्स देना पड़ेगा। और इसकी जो मंतक है ये पेश की गई है तकरीर में भी कि जो आर्टिफिशियल ग्रोथ हो रही है मार्केट में प्लॉटों की कीमत के ऊपर, उसको कंट्रोल करना है, इसलिए आप टैक्स लगा दें। और अगर आप अच्छा भाई किसी ने प्लॉट लिया है, उसके पास पैसे नहीं है तामीर करने के लिए, तो इसका मतलब आप उस पर टैक्स लगा दें, वो बेच दे, वो ये मतलब मुझे लॉजिक नहीं समझ आई। अच्छा, पड़ी हुई जगहों पर जो है वो डाका डालने की आदत है हुकूमत को। ये जो विदहोल्डिंग टैक्स था ये क्या था कि बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं उसमें से निकलवा लो आप अपना टैक्स। अच्छा, मैं दिलचस्प बात बताऊं जी, आपके मजमूई तौर पर बजट में जो 2 मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो आपका एजुकेशन और हेल्थ होता है। क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ ये आम आवाम का, आम आदमी का मसला है, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें, लाहौर की बात करें। अब लाहौर पर अगर आप आ जाएं तो लाहौर में इन्होंने आला तालीम के लिए, यूनिवर्सिटियों के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा। यानी कि यूनिवर्सिटियों को सुर्ख झंडी जाए जी, आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, आप अपने वसाइल से जितने पैसे क्रिएट करना चाह रहे हैं कर लें। अच्छा, हेल्थ में इन्होंने क्या किया है, मजमूई तौर पर जो 113 अरब रुपए का जो बजट रखा है उसमें भी आप देखें जो लाहौर में बड़े मंसूबे थे, कैंसर अस्पताल बनाया जाना था, मंसूबा ख़त्म, नहीं बनेगा।
इसी तरह लेडी वेलिंगटन अस्पताल और डेंटल अस्पताल का मंसूबा था, इसको अपग्रेड करना था, नया बनाना था, वो भी फारिग हो गया। सर आप क्यों भूल रहे हैं 85 अरब रुपए रखे तो है ना हमने, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाहौर की ऑरेंज ट्रेन मंसूबा। जुनैद की इनपुट में लेना चाहूंगी। जी जुनैद, कि अगर बात की जाए ओवरऑल लाहौर की तो 123 अरब रुपए जो तरक्याती बजट रखा गया, उसमें से 85 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए, और जो बाकी बचता है वो 38 अरब रुपए हैं जो पूरे ओवरऑल जो अगर बात की जाए तो लाहौर के लिए सिर्फ 38 अरब रुपए का बजट है। बाकी तो सारा जो है वो ऑरेंज ट्रेन के लिए रखा गया, और इन्होंने सेहत और तालीम को जो है वो पीछे कर दिया। और अगर इस बजट में आप देखिएगा ये 38 अरब रुपए जो हैं वो कितने बढ़ते हैं, कौन कौन से फंड में कटौती लगकर लाहौर में पुल, सड़कें, तरक्याती काम होंगे, और वो सारे फंड जो है वो अगर ये बजट जो पेश हुआ है, अगर ये इसमें जितने भी मंसूबे हैं, कोई मंसूबा अप्रूव, अगर ये चाइना फंडेड, अगर ये चाइना फंडेड है ऑरेंज लाइन ट्रेन, तो फिर क्यों जो है ये 85 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और सिर्फ 38 अरब ही क्यों लाहौर के लिए। और अगर देखा जाए तो किसानों के लिए इंश्योरेंस कार्ड, और उनके लिए जो है उनकी सेहत के लिए जो है इंश्योरेंस कार्ड बनाए जाने चाहिए थे, और उनके लिए कुछ भी नहीं रखा गया। और खाली प्लाटों के ऊपर जा रहा था कि किसानों के लिए बड़ी मराहत रखी जा रही है, उनको खाद पे सब्सिडी दी जा रही है और चीजें सस्ती की जाएंगी उनके लिए। अगर रायमंड की बात की जाए तो वहाँ पर जो स्कूल हैं वहाँ पर बच्चे जो हैं वो आपने देखा होगा ईंटों पे बैठ कर पढ़ते हैं, और ना सिर्फ तालीम बल्कि सेहत के जो शोबा है वो भी बुरी तरह मुतासर है। और इस बजट में खुसूसी तौर पर ऑरेंज लाइन ट्रेन की बजाय सेहत और तालीम को जो है वो इस यहाँ पर हेडलाइन में होना चाहिए था कि इतने अरब रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। अच्छा, अब तालीम में क्या हुआ है? स्कूलों के तरक्याती कामों पर 47 अरब रुपए तकरीबन जो है वो तालीम का मजमूई जो है, ये 47 अरब लाहौर नहीं है, पूरे पंजाब के लिए। अब इसकी भी बड़ी कमाल की जो है ना, वो आप इसकी मजीद जो है वो बाइफरकेशन कर सकते हैं। आप देखें मजमूई तौर पर बजट है 312 अरब रुपए, ठीक है, उसमें से 256 अरब रुपए जो है वो स्कूलों के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब हम 256 अरब रुपए स्कूलों की बात कर रहे हैं तो एक बजट वो है जो प्रोविंसेस में तमाम स्कूलों को दिया जा रहा है, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों को भी ये बजट दिया जा रहा है, इसमें वो बजट भी शामिल है। अब उस 256 अरब रुपए में से सिर्फ 56 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती मंसूबों की मदद में लगाए जाएंगे, ये स्कूलों में। अच्छा, एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करना जी। इसी तरह हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन का जो बजट है 47 अरब रुपए के करीब, उसमें से सिर्फ 12 अरब रुपए जो हैं वो आपने तरक्याती बजट की मदद में रखी है। अब तरक्याती बजट का क्या मतलब है तालीमी इदारों में, कि आपने तालीमी इदारों में मिसिंग फैसिलिटीज पूरी करनी है, आपने तालीमी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को उन 12 अरब में से भी लाहौर नॉलेज पार्क के लिए 2 अरब रुपए हैं, और इसी 12 अरब रुपए में लैपटॉप के 4 अरब रुपए भी लगाए हुए, ठीक है। मतलब आप, और ये ओवरऑल पंजाब मतलब हायर एजुकेशन के तरक्याती हुकूमत जब भी बजट पेश करती है तो ये बुनियादी तौर पर इदादो शुमार का घोरक धंधा होता है। और ये स्कूलों के लिए इतने अरब रुपए का बजट जब रखा जाता है तो आप देखें सर, जो तालीमी अदारों के जो अफसरान हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। इवन वज़ीर-ए-आला पंजाब के जो अपने बच्चे हैं वो भी मतलब सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़े होंगे। और इतना बजट क्यों रखा जाता है? अगर बच्चों को आपने LGS और बीकन हाउस स्कूल जैसे बड़ी ब्रांचेस में ही पढ़ाना है तो इतना बजट किस लिए रखा जा रहा है? और ना ही स्कूलों की हालत जो है नहीं तो क्या करें फिर, उन स्कूलों को अबैंडन कर दें? हम तो ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन की जद में आ चुके हैं, सरकारी स्कूलों को NGOs के हवाले किया जा रहा है। तो क्या अगर आप बजट में भी उसका हिस्सा ना रखें, जो एक फेस सेविंग के लिए ये लोग रखते हैं, मैं तो ये कहूँगी फेस सेविंग है, वो भी ना रखें। लाहौर शहर में इन्होंने इस बजट के अंदर कितने नए स्कूल का प्रोजेक्ट रखा है, कितने नए स्कूल बनाए गए हैं, आप बता दें, आप बता दें। आप दोनों नहीं है ना, नहीं बना रहे ना, स्कूल है ही नहीं, इस बजट में भी नहीं है, इस बजट में भी नहीं है कि आप पाबंदी लगाई हुई है, नए स्कूल बन ही नहीं सकते। अच्छा, अब अगली बात, इन्होंने कहा मिसिंग फैसिलिटीज पर इन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब बुनियादी तौर पर तो ये नाम तब्दील करते हैं ना, नाम तब्दील करके अट्रैक्शन पैदा करते हैं। ये अब है स्कूल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम। इससे पहले प्रोग्राम का नाम था पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब। उसमें उन्होंने कहा हम 50 अरब रुपए रखेंगे। अच्छा। और उस 50 अरब का बुनियादी हदफ ये है कि पंजाब के लाहौर समेत जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें मिसिंग फैसिलिटीज जो हैं वो भी पूरी करेंगे और जो कमरों की तादाद में कमी है उसको भी पूरा करेंगे। उसके लिए इन्होंने हदफ रखा कि हम 26,000 नए कमरे बनाएंगे। ठीक है। अब इस 50 अरब रुपए में से 17 अरब जो है इनको बरतानिया का इदारा डिफिट जो है वो इनको पैसे देगा और 26,000 कमरों में से 11,000 कमरे वो बना के देगा इनको। अच्छा, मिसिंग फैसिलिटीज की मद में कि हम इसको पूरा करेंगे। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि आप
100% एनरोलमेंट का टारगेट जो हासिल करना चाहते हैं वो आप ज़बानी जमा खर्च होता है, कागजी कार्रवाई होती है, ईडीओस भी उसको पूरी कर लेते हैं भी आ जाते हैं, और फिर आप ये टीचर्स भी आ जाते हैं। आप सिर्फ सरकारी स्कूल छोड़ा, पेफ के अंदर हुआ, पेफ ने इन्वेस्टिगेशन की और उस इन्वेस्टिगेशन से ये चीज साबित हुई कि गोस्ट एनरोलमेंट हो रही है, फेक एनरोलमेंट हो रही है। और उस एनरोलमेंट का बुनियादी मकसद क्या है कि हुकूमत पंजाब को, वज़ीर-ए-आला पंजाब को खुश किया जाए। देखें जी, हमने तो सब अच्छा की रिपोर्ट पेश कर दी और वो तो कल वाले बजट से भी इतना खुश हैं कि उनका बयान आया, पंजाब ने तारीखी बजट तरक्याती और खुशहाली की नवीद लेकर जो है ये पेश कर दिया है। वो कितना तारीखी बजट है, पिछले 7 साल से तो आप खुद ही तकरीबन 8 साल होने को आए कि आप पंजाब में हुक्मरानी कर रहे हैं और बजट हमेशा आप ही पेश करते हैं। हर साल जो है वो शायद अपने ही गुज़श्ता साल के बजट से कम्पीट करके और वो खुश हो जाते हैं। इस पर मैं कमेंट लूँगी। नाज़न, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़न, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे जी। खुशहाल और खुशी की नवीद लेकर ये बजट जो है, तारीख साज बजट, किस बेस पर उन्होंने कहा? अकमल, आपको क्या लगता है? अच्छा, ये क्यों नहीं बताते कि हम जो कर्जे ले रहे हैं उस कर्जों के हुजम में कितना इजाफा हो रहा है, कर्जों की मद में कितने पैसे जा रहे हैं, मद में कितने पैसे जाएंगे, और प्लस उन कर्जों की बढ़ती हुई रकम के नतीजे में ये जो टैक्सेस इम्पोज करते हैं अवाम के ऊपर, और सबसे ज़्यादा जो ख़तरे में है वो मिडिल क्लास है कि मिडिल क्लास के पास जो थोड़ी बहुत सहूलियात होती हैं उस पर भी आप टैक्सेस लगा रहे हैं। आप देखें कि 30 जून तक जो हमारा गुज़िश्ता साल जो है वो मजमूई तौर पर कर्ज़ों का जो हुजम था वो 533 अरब रुपए है, यानी कि 5 खरब 33 अरब रुपए जो है वो कर्जों का हुजम है। उसमें आप देखें जो इजाफा हुआ है एक साल के अंदर अंदर वो 75 अरब रुपए का इजाफा हो गया। अच्छा, ये 75 अरब रुपए जो कर्जों के मद में जो इजाफा हुआ है और मजमूई तौर पर ये हुजम बना है 533 अरब रुपए, आप ये कैसे कलेक्ट करेंगे? आप ये कर्जे को उतारने के लिए आपने सूद देना है, आप उस सूद के अहदाफ को हासिल करने के लिए अवाम पर टैक्सेस इम्पोज करेंगे। आप फाइनेंस बिल में यही किया गया ना सर, जैसे फेडरल बिल में बजट में हो रहा है कि आप IMF की मद में जो है वो एक बड़ा पोर्शन देने पर मजबूर हो और वो सूद के पैसे जाते हैं क्योंकि आपका असल कर्ज वैसे ही रहता है। यहाँ पर भी वही सूरत हाल आ गई। अब ऑरेंज लाइन के लिए जो 200 अरब रुपया चाइना का एग्जाम बैंक दे रहा है, उसकी शरह सूद कितनी रखी हुई है और वो आपको अगले 20 सालों तक जो है वो अवाम के अंदर से निकालना है। उसमें से जो इन्होंने प्रोजेक्ट निकाले हैं, ऑरेंज ट्रेन का हो गया, उसमें से शहबाज शरीफ मेरिट स्कॉलरशिप हो गया, ये उस मंसूबे का हिस्सा है जो चाइना ने पैसे देने हैं, जो चाइना ने पैसे देने और उस एग्रीमेंट का हिस्सा है। एग्रीमेंट में तमाम डिटेल्स लिखी हैं हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम चाइना से कर्जा लेके हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमें कर्जा मिल गया और हम उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। वो ये नहीं ना बताते ना हमने कर्जा लिया है, वो तो ये बताते हैं हमने प्रोजेक्ट बड़ा लॉन्च किया। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए जो 85 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ये किस्तें देने के लिए ही मुख्तस किए गए हैं। जो किस्तें देनी है, बड़ी रकम जो है इन्होंने अदा करनी है, वो इसलिए रखी गई है। ये प्रोजेक्ट पे ये भी नहीं लगने पैसे। एग्जाम बैंक से पैसे भी नहीं मिल रहे थे और इन्होंने पंजाब बैंक से कर्जा लिया, अब उसकी मद में भी सूद चुकाना है। अब आगे देखें, वो तो ऑब्वियसली देना है। अगर सूद अदा नहीं करेंगे तो आप बैंकरप्ट भी होंगे, आपने जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए होते हैं उसके जद में भी आएंगे, तो फिर जाहिर बात है चाइना आपके ऊपर प्रेशर डालेगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो डिफरेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं इस पूरे तरक्याती मंसूबों में, किसी जगह ट्यूबवेल लगने हैं, किसी जगह जो है आपके सीवरेज के सिस्टम को अपग्रेड करना है, जो कि यकीनन शहरियों का एक मसला होता है, ख़ासतौर पर मानसून का जब सीज़न शुरू होता है। और किसी जगह आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लाहौर के लिए भी जो लेकर आ रहे हैं कि आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मद में आप 13 अरब रुपए खर्च करेंगे और आप कह रहे हैं कि हम कैमरे लगाएंगे, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन करेंगे। पुलिस का बजट आपने बढ़ा दिया, मतलब आपने पुलिस का बजट जो है वो 88 अरब तक ले गए, उन्होंने 94 अरब मांगा था। अब ये उनसे नहीं पूछा जाएगा कि पिछले साल जो आपको दिए गए थे वो पैसे तो खर्च नहीं हुए, वो आपने सारा बजट लैप्स कर दिया है। अब मैं जो आप ब्रेक से जाने से पहले मैं एक बात कर रहा था कि ये जितने अभी बजट मुख्तस किया गया है, जितनी भी स्कीमों की मद में, इसमें से कोई स्कीम अप्रूव्ड नहीं है, इसमें से कोई चीज अप्रूव्ड नहीं है। अभी ये अप्रूव्ड होनी है, अभी ये PND में जाएंगी, वहां पर बहस होगी, वहां पर कट लगेंगे। आप समझ जाएं कि ये इन मंसूबों के लिए नहीं, उसकी मद में भी ये कौन सा काम किया जा रहा है और कौन से मंसूबे होंगे, बात है ना, वो हम सबको समझ आ रही है। और दूसरी बात ये है कि ये बजट बुनियादी तौर पर हुकूमत जो है वो तैयार कराती है ब्यूरोक्रेट्स की मदद से, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अदाद व शुमार की हेरा फेरी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने कैसे करनी है। अब
एक स्कीम अप्रूव्ड ही नहीं है, कोई चीज अप्रूव्ड ही नहीं है। जब पीएनडी में जाएगी जाहिर बात है उसके ऊपर कट लगेंगे, उसके ऊपर बजट की कटौती होगी, उसके ऊपर प्रोजेक्ट के लिए थोड़े पैसे देंगे, फिर नहीं देंगे, फिर अगले बजट में ले आएंगे। आप देखें पिछले साल इन्होंने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये जो गेम है ये साल हर साल जो है वो चलती रहती है, और हमेशा की तरह सिर्फ फिगर्स और मैथमेटिक्स का एक ढिंडोरा पीटा जाता है कि जिसमें आवाम को जो है वो फायदा पहुंचाने की बात की जाती है, लेकिन दर हकीकत तमाम का फायदा कोई नहीं होता। अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे जुनैद। लाहौरी अब होशियार हो जाएं क्योंकि लेस्को ने 5 लाख यूनिट्स ओवर बिलिंग का मंसूबा बना लिया है। एसडीओ ने मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये एक तो रिकवरी बेहतर बनाने के लिए और ये लैंड लॉसेस जो हैं इनको बेहतर बनाने के लिए जो है ये एक शुरू किया गया है कि एसडीओज को कहा गया है कि वो रिकवरी करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये 1.5 लाख से 5 लाख यूनिट हैं जो कि इन्होंने चोरी पकड़नी, और ये अब ये अवाम पे डालना है, इन्होंने इन सार्फिन पर ये यूनिट डालने, और इसका एक ही बेहतर हल है, जो जिम्मेदार हैं उनको पहले पकड़ा जाए। मतलब जो अफसरान हैं वही जिम्मेदार हैं, और इन्हीं के जो फ्री यूनिट्स इनको दिए गए हैं, अगर ये सारे यूनिट्स इनसे वापस ले लिए जाएं तो ये लैंड लॉसेस 5 लाख वैसे ही पूरे हो जाएंगे। तो ये क्यों नहीं इन अफसरान के खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं? इसमें थोड़ा डिफरेंट है। बुनियादी तौर पर आप लेस्को जो है ना वो उसका हदफ ये है कि आपने अपने इनकम जो है ना वो उसको रेस करना है, तो उसके लिए ये तरीका अपनाया जाएगा कि आप ओवर बिलिंग करेंगे, आप चोरी नहीं पकड़ेंगे, आप ओवर बिलिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर एक आम शहरी ने महीने का जो उसके यूनिट की कंजम्पशन है वो 100 यूनिट है, तो उसको 120 डाल देंगे, 125 डाल देंगे, क्योंकि उसी के एरिया में उसके ही ग्रिड से कहीं ना कहीं बिजली चोरी हो रही होगी। वो लैंड लॉसेस पूरे करने के लिए आप बाकी इलाके से जो है वो आपने कहा जी आप बिजली चोरी कोई कर रहा है, आप ओवर बिलिंग किसी और पर डालें। वैसे भी तो यही हो रहा है अकमल, ओवर बिलिंग की मद में वैसे भी तो ऐसी शिकायत आई रही हैं, अब उन्होंने उसको बाकायदा मंसूबा बना लिया। अच्छा, लेस्को इसके मंसूबे के हदाफ हासिल करने के लिए एसडीओज का सहारा लेना चाह रहा है। एसडीओज ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम जो है आपके इस 2 नंबर वाले मंसूबे में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा अच्छा आप नहीं होंगे, हम बादशाह हैं, हम नया तरीका अपना लेते हैं। उन्होंने कहा एक्सियंस को बुला लो, एक्सियंस को कहा दिया जी आप डालेंगे और ये सारा कुछ आपकी निगरानी में होगा, क्योंकि हमने अपनी आमदन के जो एहदाफ है वो मुकर्रर करने हैं। आप देखिए इसी लेस्को के पास मंसूबा आया था कि आप शहरियों को लाहौर के अंदर खासतौर पर यहाँ से स्टार्ट होना था इसका कि आपने शहरियों को जो डिजिटल मीटर हैं उसके जरिए से आप पूरे के पूरे मैकेनिज्म को बेहतर करेंगे ताकि बिजली चोरी को कंट्रोल किया जाए। वो डिजिटल मीटर का जो मंसूबा है वो पता नहीं कहाँ चला गया है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि ये दरमियानी रास्ते निकाल के ये अपने जो इनके यार होते हैं, इनके दोस्त होते हैं, उनको भी बचाते हैं जो बिजली चोरी करने में मुलविस हैं, और आम शहरी का भी जो है वो सत्यानाश बड़ा घर करते हैं ओवर बिलिंग करके। और फिर इनमें अपने एहलकार लेस्को के भी तो मुलविस होंगे ना, जो लाइनमैन जो मिलके शहरियों के साथ मंथली उन्होंने लगाया होता है और अपनी जेबें वो भर रहे होते हैं। सिस्टम में कमजोरी है। जिन्होंने गलत काम करने से इनकार किया उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी, उनको शोकाज नोटिस भेज दी गई, और जिन्होंने इस गलत काम पर दस्तखत कर दिए और जो डिपार्टमेंट के लिए ये काम करेंगे उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये सिस्टम जो है वो ईमानदारी की सजा दी जाती है। लेकिन अब देखें कि ये शहरी अब बहुत ज़्यादा बाशऊर हो गए हैं, और अब हमें भी पता लगता है कि लैंड लॉसेस की मद में ओवर बिलिंग की जा रही है, तो फिर हम बिलों की तस्दीक कराने भी चले जाते हैं। ज़्यादा जो जलालत होती है ना वो गरीब और मुतवस्सित घराने के लोगों को होती है कि जब उनको ओवर बिलिंग डाली जाती है तो वो फिर जब जाते हैं आप दफातर में जाते हैं उन बिल्स को ठीक कराने के लिए रिकॉर्ड देते हैं, सिर्फ अदा करना पड़ते हैं। वो आपको पूरे उस घन चक्कर में घुमाया होता है, और एंड पर ये होता है कि अच्छा आज लास्ट डेट है, बिल अदा ना हुआ तो मीटर गया, ये बिल भर दो, नहीं तो बेहतर ये है कि आप क्या कहते हैं तो बिजली से महरूम हो जाओ या फिर बिल भर लो। बिल्कुल सही। अगली खबर भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ, छोटी सी खबर है और टाइम हमारे पास कम ही रह गया। दानिश स्कूल्स के हवाले से जुनैद आपकी खबर है, 13 सरकारी स्कूलों का हिसाब जो है वो तलब कर लिया गया। जी ये 13 स्कूल हैं और ये शहर के बहुत बड़े स्कूल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्कूल्स दानिश इंतज़ामिया के हवाले कर दिए गए। हालांकि चाहिए ये था कि वो स्कूल्स दानिश इंतज़ामिया के हवाले किए जाते जहाँ पर फर्नीचर नहीं है, मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, उन स्कूलों को बेहतर बनाया जाता। जो ऑलरेडी स्कूल बेहतर हैं उनको दानिश स्कूल इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया, और अब दानिश स्कूल इंतज़ामिया ने यहाँ पर ना सिर्फ कंट्रोल संभाल लिया बल्कि स्कूलों के नाम भी जो हैं वो अब तब्दील कर दिए गए हैं, और वहाँ पर जितना भी बैंक अकाउंट्स हैं और उनके माली मामलात हैं उनकी तफसीलात मांग ली गई हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं, इन पर कितना खर्च होता है, और इस वक्त
बैंक में कितने पैसे मौजूद हैं, ताकि वो जो पैसे हैं उनको ज़ेर इस्तेमाल लाया जा सके और निशानदही की जा सके कि कहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। देखिए, ये दानिश स्कूल की बेसिकली स्पिरिट के खिलाफ है कि आप एक ऐसा मंसूबा शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लाहौर के स्कूल्स उनको हवाले कर रहे हैं। दानिश स्कूल अथॉरिटी का बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि पंजाब के जो पसमानदा अजला हैं वहाँ पर हम एचिसन कॉलेज के तर्ज पर और उसके मुकाबले पर हम ऐसे स्कूल बनाएंगे जहाँ पर गरीब का बच्चा पढ़ेगा। और इस दफ़ा भी इन्होंने 3 दानिश स्कूल बनाने हैं और उसमें इन्होंने 3 अरब रुपए मुख्तस किए हैं कि हम दानिश स्कूलों की मद में ये रखेंगे। और ये दानिश स्कूल का ये वाला मंसूबा जो है, आप देखें दानिश स्कूल अथॉरिटी जो है वो पहले ही उसके ऊपर करप्शन के केसेस शुरू हो चुके हैं, नैब उसको पकड़ रही है, वो नैब को जवाब दे रहे हैं। इनका मंसूबा है जिस पे करप्शन के केसेस शुरू नहीं हुए। आप पिफ ले लें, आप पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, उसके बाद आप दानिश स्कूल्स ले लें। तो अब ये 13 स्कूल्स जो इनको हवाले किए जा रहे हैं, या तो हुकूमत दानिश स्कूल अथॉरिटी के स्पिरिट के मुताबिक बात करें कि हुकूमत ये मानती है कि लाहौर शहर के अंदर भी इतनी गुर्बत है, लाहौर शहर के अंदर भी ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जो हुकूमत अब एडमिट कर रही है कि उनके लिए एक अच्छे स्कूल्स होने चाहिए जो एचिसन कॉलेज के तर्ज पर हों। आप एचिसन कॉलेज में तो वैसे ही आपने गरीब का दाखिला बंद कर दिया ना, वो तो है ही अशराफिया का स्कूल, वो है ही स्कूल वो जहाँ पर सियासतदानों के बच्चे तैयार होते हैं मुस्तकबिल के लिए। एक और बात, ब्यूरोक्रेसी के बच्चे, उन असातिज़ा को सिर्फ उसी सूरत दानिश स्कूल इंतजामिया इनको रखेगी अगर वो दानिश स्कूल इंतजामिया का टेस्ट पास करेंगे। और वो टेस्ट के लिए असातिज़ा परेशान है कि अब वो किस तरीके से हेडमास्टर और बाकी स्कूल के जो असातिज़ा हैं वो किस तरीके से टेस्ट पास करेंगे। और ये बहुत लम्हा फिक्री है कि असातिज़ा भी परेशान है। टेस्ट की मद में ये सिफारिशी कल्चर ना सामने आ जाए और फिर मेरिट के ऊपर जो है वो बात ना की जाए, ऐसी चीज़ें भी हैं। देखिए सिमल, बात यह है कि बुनियादी हदफ तो जब भी स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं कि स्कूलों के एजुकेशन स्टैंडर्ड को आप अपलिफ्ट करते हैं। आपने ये 13 स्कूल दानिश स्कूल अथॉरिटी के हवाले करने का मंसूबा बनाया है, तो इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये नज़र आ रहा है कि महकमा स्कूल एजुकेशन या डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो उनकी कारकर्दगी है स्कूलों के हवाले से वो गैर मुतमईन है। आप चाह रहे हैं कि ऐसी अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाए जो अच्छी रिपोर्ट पेश कर रही है, जो अच्छे नताइज पेश कर रही है, जिनका एजुकेशन स्टैंडर्ड अपना है। तो वो आपने देखे ना गवर्नमेंट के अंदर, विद इन गवर्नमेंट और विद इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपने किस तरह से डिवीजन किया है कि एक अच्छा महकमा है गवर्नमेंट का, एक बुरा महकमा है, दोनों ही तालीम के। तो आप जब इस तरह के तजर्बे करते हैं तो बाकी स्कूल निगलेक्ट होते हैं। हालांकि दानिश स्कूल वाले भी बोर्ड के तहत पेपर देते हैं और उनका भी ठीक है चलेंगे। तो आने वाला वक्त बताएगा कि अब किस डगर जो है वो चल रही है ये तमाम प्लानिंग। बहुत शुक्रिया जुनैद और अकमल, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। सबसे पहले आपको बताएंगे स्टोनेज पर सेल लगी है जी, वहां जाकर आप जीन्स खरीदें और आपको 30% तक ऑफ मिलेगा। बोनेंजा पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर सनसिल्क शैम्पू है 200 ml वाला, रिटेल प्राइस है 195, प्रमोशनल प्राइस 165, 30 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। डिटॉल हैंड वॉश 250 ml, रिटेल प्राइस 170, प्रमोशनल प्राइस 139, आप 31 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स माल के हाल में। सबसे पहले अमेरिकन डॉलर कीमत खरीद है जी 104.70, कीमत फरोख्त है 104.95। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 149.20, कीमत फरोख्त है 149.90।
यूरो की कीमतें खरीदे 117.25, कीमतें फरोख्त 117.75। सऊदी रियाल कीमतें खरीद 27.75, कीमतें फरोख्त है 27.90। यूएई दिरहम कीमतें खरीद 28.40, कीमतें फरोख्त है 28.55। कुवैती दिनार कीमतें खरीद 344.50, कीमतें फरोख्त है 347। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमतें खरीद 76.45, कीमतें फरोख्त है 76.90। जैपनीज येन कीमतें खरीद 0.97, कीमतें फरोख्त है 1 रुपया। स्विस फ्रैंक कीमतें खरीद 107.15, कीमतें फरोख्त है 108.05। कैनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमतें खरीद 81.25, कीमतें फरोख्त है 81.80। और अब डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स बताएंगे डिफरेंट सिनेमा घरों की टुडेज डायरी में। सबसे पहले है जी एक्समैन एपोकलिप्स 9 बजे और 11:15 बजे लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स 4:15 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। तीन लगी हुई है 4 बजे और 9:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में। 3:45 बजे वुक टावर सुपर सिनेमा 2 में। द नाइस गाइज 9:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, जबकि 9:15 बजे वुक टावर सुपर सिनेमा 2 में। द एंग्री बर्ड्स मूवी 2:30 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। और हाउसफुल 3 4 बजे और 10 बजे शबिस्तान में। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप अबूज़र से हेडलाइंस जानेंगे और इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री में एक आइकन के तौर पर समझी जाती हैं। बहुत से लोगों को जब वो उनके पास से जब लोग जाते हैं तो फिर टोटली चेंज करके रख देती हैं। ये तो हुई फ़ैशन इंडस्ट्री की बात। लेकिन जब हम बात करते हैं आम जिंदगी की तो अपने दिल में वो इतना दर्द रखती हैं कि ख़वातीन के लिए, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया। स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से एक फ़ाउंडेशन बनाई जिसमें उन ख़वातीन को जो मुआशरे से, जो सोसाइटी से रिजेक्टेड हैं, निगलेक्टेड हैं और फिर किसी ना किसी तशद्दुद का शिकार होती हैं, ख़ास तौर पर एसिड बर्न के हवाले से बहुत काम करती हैं। और आप जान चुके होंगे किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं, मुसरत आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल चाल है आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? आजकल तो बहुत मसरूफियत है क्योंकि पिछले 1-2 महीनों में आपने देखा होगा कि बहुत सी बच्चियां और ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं जहां पर तेज़ाब या मिट्टी का तेल छिड़क के जो है वो आग लगाई जा रही है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चियां उसमें से बच नहीं पाईं, लेकिन जो बच गई हैं अब उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही तकलीफ़ दे सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें आप जो है वो उनके साथ साथ चलती हैं और उनको वो हिम्मत देती हैं। मैंने उन लड़कियों को देखा है डिप्लेक्स में काम करते और मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हुए, और माशाल्लाह वो इतने कॉन्फिडेंस से काम कर रही हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि देयर वाज अ टाइम जब वो रिजेक्टेड थी, निगलेक्टेड थी। असल में हम कोशिश ये करते हैं कि
जैसे ही उनको इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करके, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और जो सालों पे मुहित होती हैं, जैसे किसी की आंख बंद थी, खुल गई, गर्दन जुड़ी हुई थी, वो हिलने लग गई, या हाथ जुड़े हुए थे, हाथ काम करने लगे, तो हम उनको कुछ ना कुछ हुनर सिखाते हैं। वो कुछ भी हो, चाहे वो ब्यूटिशियन बनना चाहती हों, चाहे वो अपनी तालीम को कंटिन्यू करना चाह रही हों, या अपने घरों में बैठ के कोई कढ़ाई कशीदाकारी के काम करते हैं, हम उसमें उनको फिर और हेल्प करते हैं और उनको उनके लिए आसानियाँ मुहैया करते हैं। जिस तरह से एक हमारी खातून है जो कि बड़ी उम्र की थी, बहुत सालों पहले जनी थी, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हुआ था। आज वो अपने घर के बाहर अपनी छोटी सी एक दुकान जिसका नाम है स्माइल अगेन शॉप, उसमें वो मोहल्ले के बच्चों के लिए स्वीट्स, चॉकलेट्स, चाय, दूध की पत्तियाँ वगैरह, तो वो शी इज़ अर्निंग हर लिविंग नाउ, और ऑटोमेटिकली वो उनके अंदर एम्पावरमेंट आ गई है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। फिर जैसे आपने बताया कि आप ख़ुद आके देख चुकी हैं कि डेप्लेक्स जो है उसमें वो बच्चियाँ काम करती हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना फ़र्क है क्योंकि जब आप ब्यूटी पार्लर और सैलून की बात करते हैं तो सिर्फ ग्लैमर और ख़ूबसूरती का तस्वर आता है। उस ग्लैमर और ख़ूबसूरती की फ़िज़ा में आप एक ऐसा चेहरा देखते हैं जो कि चेहरा ही नहीं है, जो कि मस्क हो गया है। वो लड़की जब आपको खूबसूरत बनाती है, वो लड़की जब आपकी खूबसूरती को बेहतर करने में मदद देती है, तो उसका अंदर से कितनी, यानी कि आप उसकी रेजिलियंट देखिए कि वो कितनी मोहब्बत के साथ करिए, और वो मतलब शुक्रगुजार हूँ उन ख़वातीन का जो इन लोगों को ये मौका देती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर ऐसी लोग भी हैं जो नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, एंड आई थिंक ओनली यू कुड डू दिस, कि अपने एक इतने बड़े नाम के ऊपर आपने जो है वो रिस्क लिया और फिर लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो आप जब पार्लर जाते हैं, आप एक नोबल कॉज भी कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे स्माइल करके बात भी कर रहे हैं, आप उनसे सर्विसेज भी ले रहे हैं और फिर आपका काम भी हो रहा है। तो ये होता भी ये था, बिल्कुल, क्लाइंट्स कहते थे कि इनके अलावा किसी और को दे दें, तो मैं कहती थी यू हैव चॉइस, आप कहीं और चले जाएं। मतलब इस तरह के वाक़े जैसा आपने भी कहा कि पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मरी में वाक़या पेश आया, फिर एबटाबाद में, फिर लाहौर में, कराची में इस कदर ये चीज़ बढ़ती जा रही है। सो क्या रीज़न है, क्यों औरतों को निशाना बनाकर अब जलाने और एसिड फेंकने का जो काम है वो ज़्यादा बढ़ गया? देखिए, इसमें बहुत से मतलब रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो सोच है ना, हमारे घर की, हमारे माशरे की, हमारी मर्द की, उसको बदलने में कुछ वक्त लग रहा है। और उसका जो मेन रीज़न ये है कि देखिए, जब जैसे इस बच्ची के हवाले से कि अगर पसंद की शादी कर ली है तो ये तो हम मुसलमान हैं, तो हमें ये भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुरान में इसके बारे में क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को सामने रखें तो आपको ऐसे बेशुमार वाक़यात नज़र आएंगे जहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा से भी पूछा था शादी के वक्त। अगर शादी अपनी पसंद से कर रहे हैं और माँ बाप ज़ाहिर है बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, वो समझते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है या गलत, तो समझाया जाता है, बताया जाता है। अब बच्चे भी बहुत समझदार हो गए, दुनिया जो है ज़माना चेंज हो गया, बदल गया है, सो गिव देम अ चांस। अगर आप खुदा न खास्ता वो शादी नहीं चलती है या वो ख़राब हो जाती है, वो बच्चों ने आप ही के तो पास आना है। फिर आप अपना अन्ना और अपना गुस्सा जो है उसमें उनको 2-4 तंज की बातें कर लें। जो पोलाइट डिसएंगेजमेंट होती है ना किसी भी रिलेशनशिप से ख़त्म होने की या उसको एक्सेप्ट करने की, वो हमारे माशरे में उसका पूरा फुकदान है। मतलब हम उसका तो कॉन्सेप्ट है ही और नहीं। फिर अब देखें, पहले माँ के ऊपर था, अब बेटे के ऊपर है। आई वंडर कि वो बेटा माँ को बचा रहा था या माँ बेटे को बचा रही थी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, और अगर हो रही हैं तो उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। रोकथाम के लिए कानून ही बन सकते हैं, लेकिन कानून बना देने से कभी भी कोई जुर्म जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल सही, उसका लागू करना ज़रूरी, बिल्कुल लागू करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर तो वो चीज़ जो है वो होती भी नज़र नहीं आती है। मतलब अगर किसी ने कोई कत्ल का मुकदमा कर दिया और लवाहिकीन को दबाव और डराव और धमकाओ की पॉलिसी पर रखते हुए आप केस वापस ले लें तो कानून कुछ नहीं कर सकता। मतलब इस तरह की प्रोटेक्शंस भी कानून में ही अवेलेबल है। अच्छा, जो ख़ातीन इस तरह शिकार होती हैं इस दरिंदगी का और इस जहालत का, फिर वो किस तरह स्माइल अगेन से कांटेक्ट करती हैं, क्या किस तरह सिलसिला चलता है? जैसे ही हमें ख़बर मिलती है हम उनको कांटेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, आप जब महसूस करें हम आपके पास मौजूद हैं। अगर वो बच्ची सर्वाइव कर दी, देयर इज़ अ बिग अगर, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो इतनी बुरी तरह से जलाई जाती हैं कि उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वो लोग हमारे पास आ जाते हैं। इस वक्त हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 702 बच्चियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ये वो 702 बच्चियाँ हैं जिनके पास या हम पहुँचे या वो हमारे पास पहुँची। हज़ारों ऐसी बच्चियाँ हैं दूर दराज के इलाकों में
جو کہ نہ ان کیسز کی رپورٹنگ کرتی ہیں، نہ ان تک کوئی رسائی ہو سکتی ہے، نہ ان کی رسائی ہم تک ہے. تو یہاں پر ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز کے حوالے سے ہے، لاء کے حوالے سے ہے، اور ان کی گڈ گورننس کے حوالے سے. کوئی بھی یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تک ہے کہ اگر ایک کتا جو ہے وہ بھی دریا کے کنارے پیاسا مر رہا ہے تو پھر بھی اس کا جواب حکمران سے لیا جاتا ہے. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں گی کہ اس وقت انفارچونیٹلی خواتین کے مسائل اور حوالے ان کے حوالے سے کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی ہے. بس شور ہی مچ جاتا ہے نا، ایک بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، اس کے بعد کیا. ان بچیوں کے لیے ان کی سہولیات ہونی چاہیے میڈیکل، جو انفارچونیٹلی بہت کم ہے. اور ابھی آپ نے بجٹ میں دیکھا ہوگا کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے کتنا کیا مذاق کیا وہاں پر. اور کیا پھر اس کے بعد جو ہے جب ہم لا انفورسمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر اس میں بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے اس میں رکھا ہے تو پھر یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ ایسی تمام خواتین جو کہ ہماری آبادی کا 52% ہے، بالکل تو ان کی تحفظ، ان کے لیے آسانیاں، آپ چاہتے ہیں وہ کام کریں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھیں، تو ان کے لیے سہولیات دیں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ جی آپ ان کو تھالی کا پھپولا بنا کے کہیں کہ جی تم یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں اٹھ جاؤ. نو، وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، وہ بہت اچھا کام کرنے والی ہوتی ہیں. آپ یونیورسٹیز میں ریشوز دیکھ لیں، خواتین لڑکیاں جو ہیں ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ لڑکوں سے بہت زیادہ ہے، مارکنگ وائز بھی اور انرولمنٹ وائز بھی. لیکن آپ اس ریشیو کو کام کے حساب سے دیکھیں وہ نظر نہیں آتی. آسانیاں ہوں گی تو بچیاں آگے بڑھیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب اس پہ میں پوچھوں گی کس قسم کی آسانیاں جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ کے لیے کتنا مشکل تھا ایک انٹرپرینیور کے طور پر کام کرنا، جہاں پر آپ خود بھی کام کر رہی ہیں ایز اے سنگل پیرنٹ، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ کتنی ہی لڑکیوں کو لے کر ان کی جاب کے حوالے سے، ان کی انڈیپینڈنسی کے حوالے سے کام کریے. ناظرین اس پر بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. آپ ہم بات کر رہے تھے خواتین کی امپاورمنٹ کی. کتنا مشکل ہے فیملی کے لیے یا سوسائٹی کے لیے اس کو امپاور ہوتے دیکھنا یا انڈیپینڈنٹ ہوتے دیکھنا؟ کیوں نہیں اس کو وہ رستے دیے جاتے؟ دیکھیں، اصل میں میں سمجھتی ہوں کہ صرف تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا، تربیت بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. گھر کا ماحول جو ہوتا ہے اس میں بھی بہت فرق پڑتا ہے. اگر ایک ایسا گھر جس میں لڑکے کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے اور کو نہیں دی جا رہی ہے تو وہ ویسے ہی احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے. اور اگر اس کو کہیں کوئی اچھی جاب، اس کی تعلیم میں وہ لڑکے سے زیادہ نمبر حاصل کر لے تو اس کی کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے کہ ویسے بھی اس نے دوسرے کے گھر چلے جانا ہے. لیکن بھئی لڑکوں کی بھی تو شادی ہو جاتی ہے نا، تو وہ بھی تقریباً دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں، کسی اور گھر کے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو رویے ہیں بچیوں کے حوالے سے، اس کو بدلنے میں بہت ضروری ہے کہ والدین جو ہے وہ تربیت کے اوپر توجہ دیں. تعلیم جو ہے وہ ان کو دنیا کی ہر چیز سکھاتی ہے، لیکن تربیت جو ہے وہ ان کو شعور سکھاتی ہے. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اینڈ دین اگر وہ پریکٹیکل لائف میں آئیں تو ان کی پریکٹیکل جو ان کے کام ہیں اس کے لیے ان کے اندر آسانیاں ہونی چاہیے. جیسے بہت سی مائیں ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کا گزارا نہیں ہے بغیر کام کیے ہوئے، تو اب تو پوری دنیا میں ایسے ادارے ہیں جہاں پہ بچوں کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے. ڈے کیئر سینٹرز ادھر ہی ہوتے ہیں. اور ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو کہ اللہ نہ کرے معذور ہوتے ہیں یا فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، تو وہ بچے جو ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں رکھی جاتی ہیں تاکہ مائیں، جب ماؤں کو یہ اطمینان ہوتا ہے نا کہ میرا بچہ ٹھیک ہے، تو وہ کام میں اس کا جو ان پٹ ہوگا وہ بھی زیادہ ہوگا. پھر ہم نے ورک پلیس ہیراسمنٹ بل اور ان تمام خواتین کے حوالے سے جو بلز اور جو لاز میں امینڈمنٹس وغیرہ کیے جو کہ فیڈرل سے جو ہے وہ پروونسز میں آگے سندھ میں کر دیا، کے پی میں کر دیا، لیکن ابھی تک پنجاب میں نہیں ہوا. تو یہ تمام آسانیاں ضروری کرنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر وہ ہراسمنٹ کے لاز بھی تو بنے جس پہ وہ محتسب جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے. لیکن آپ کہاں لیتے ہیں؟ مطلب آپ بچیاں جا کے شکایت کریں گی تو کیا اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی؟ اس کے پاس آگے جاب سیکیورٹی کیا ہے؟ وہ خالی لا بنانے کے بعد اس کا ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کے آگے اس کے اوپر کیا ہوگا، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے لا بنتے ہیں. یہ نہیں بنا دیتے کہ دنیا میں لکھا ہوا آ جائے گا کہ خواتین کے حوالے سے پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اٹس جسٹ اے فیک تھنگ. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. میں اس فیلڈ میں ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہے. ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ اب تو خیر میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں
اور اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، لیکن جب میں دوسری بچیوں کو دیکھتی ہوں مہنگائی کی وجہ سے گھر کے اندر جو گھر کے جو افراد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کام کرنے والے لوگ کم ہیں، خواتین اگر پڑھی لکھی بھی ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے ان تمام حالات کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ فرسٹریشن جب بھی کسی معاشرے میں بڑھے گی تو وہ نکلتی پھر اسی طرح سے ہے جس میں کرائمز بڑھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی بچیوں کے لیے آسانیاں کریں. اگر وہ گھر میں سے باہر نہیں نکل سکتی تو اب تو ایسے بھی کام ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. ان کو امپاورڈ ہونا بہت ضروری ہے، ان کا شعور جو ہے وہ بیدار ہونا. آپ کی ایک بات میں کوٹ کرنا چاہوں گی، مجھے پچھلے پروگرام سے یاد ہے اور میں بہت جگہ پر وہ بات کوٹ کر چکی ہوں کہ جب خواتین کو آپ لڑکیوں کو خاص طور پر کام کے لیے باہر نکالتے ہیں تو اس سے پہلے وہی پیرنٹس، وہی سوسائٹی اور وہی ایکسٹینڈڈ فیملی خاص طور پر جو ریجیکشن لگا رہی ہوتی ہے اس کے کام کرنے پر، جب وہ کماؤ بن جاتی ہے اور گھر پر اپنا حصہ دینا شروع کرتی ہے تو اس کی رسپیکٹ ہونا شروع ہوتی ہے. اور آپ ہمیشہ یہ بات کہتی ہیں اور مجھے یہ چیز بہت زیادہ انسپائر ہے. تو ساڈا پتر ہے بالکل، وہ فوری نہیں. ہاں تو یہ چینج ہو جاتا ہے. بٹ چلیں میں کہتی ہوں کہ یہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ ایک طرح کی وہ انکریجمنٹ ہی ہے نا. بالکل. لیکن ہمیں اپنی بچیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے چاہیے. ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، یہ تمام چیزیں انٹرلنکڈ ہے. سو اس لیے ہمیں ان کے اوپر ضرور توجہ دینے چاہیے. اگر میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں کہ بھائی اس کے چھوٹے بچے ہیں اور اس کو ضرورت ہے کام کی، تو آسانی اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ شفٹس لگائیں، ٹائم لگائیں. مطلب جو مرد ہیں اگر وہ گھر کام کر کر آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی کھانا بھی دو، فلاں بھی کرو، ڈھکاں بھی کرو. اور اگر لڑکی کام کر کر آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو جلدی سے جا کے کچن میں کھانا گرم کرو، کھانا لے کر آؤ. تو یہ تمام چیزیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہی مرد حضرات جو ہیں یہ جب باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں تو سارا کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں، استری بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھانا اور بہت. تو پھر اس کا مطلب لڑکیاں تو زیادہ اسٹرانگ ہوئی نا کہ وہ باہر کا کام کر کے بھی آتی ہیں اور گھر جا کر جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں گھر جا کر کچن بھی سنبھالنا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. مردوں سے کہیں آگے ہوئی. اگر ان کو تھوڑی سی آپ محبت، پیار، سلوک اچھا کریں تو وہ اور بہتر ہو جائیں. بالکل صحیح. بہت آسان ہے بچیوں کو ساتھ لے کے چلنا. محلہ، گھر، برادری، ذات، یہ کچھ بھی چیزیں نہیں رہتی اگر آپ عزت، احترام جو ہے وہ اپنے اندر ڈال دیں اور انڈیپینڈنسی اگر آپ کے اوپر آ جائے. اچھا آپا، یہ جو لڑکیاں جو اس جہالت کا شکار ہوتی ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے اس ڈپریشن سے ان کو باہر نکالنا، اور پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیونکہ میڈیکلی تو سرجریز ہو رہی ہیں، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، لیکن سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ ان کا بہت زیادہ کیونکہ دے ویری سوسائڈل. آپ خود دیکھیں نا، ہم کتنی دفعہ اپنا چہرہ جب شیشے میں دانے کا نشان پڑ جائے زیادہ پریشانی شروع ٹینشن ہوتی ہے. اور ہیئر از اے گرل جس کا چہرہ ہی بالکل مسک ہوا ہوا ہے، تو ان کے لیے سائیکو سوشل سپورٹ پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے پاس. ہم ان کو گروپ تھیراپیز کرواتے ہیں، ڈاکٹرز کے ساتھ ملواتے ہیں، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے گھر والوں کو بھی. کیونکہ ان کے گھر والوں کے رویے بہت برے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ نہیں کہ وہ پیار نہیں کرتے، لیکن تم ہٹ جاؤ، تم تو جلی بھنی ہو، تمہارے وجہ سے دوسری کے رشتے کے اوپر اثر پڑے گا. 18 سال تک کچھ بچیاں ہمارے پاس ایسی ہیں، 18، 20، 15 سال جو ایک ہی کمرے میں بند رہی ہیں کیونکہ ان کے گھر والے ان کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے مجبوری بھی بن جاتی ہے کہیں نہ کہیں. سوشل پریشر اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس چیز کو کر نہیں سکتے ہو. اگر ہمیں بدلنا پڑے گا نا بیٹے، ہمیں اگر نہیں بدلیں گے، اور پھر بدلنے کے لیے ہمیں دس از ناٹ اے راکٹ سائنس. آپ اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو آپ نے قرآن تو ضرور پڑھا ہوگا. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے تو آپ اس کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھیں خواتین کی کیا حقوق ہیں، خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں. مطلب ہم حقوق کی خالی بات نہ کریں، ذمہ داریاں بھی دیکھیں. مرد اور اگر خواتین کو مساوی وہ دیے ہیں تو ان کی دونوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں. اگر مرد جو ہے وہ نان نطفے کا ذمہ دار ہے تو خواتین کی ذمہ داریوں میں گھر کی کو ایک بہتر تربیت گاہ بنانے کی بھی ذمہ داری ہے. سو ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم سے کہیں چھوٹ گئی ہیں. بہت اچھا ہوتا تھا سب کچھ، مل ملا کے پیار محبت سے رہتے تھے، لیکن وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ نکلتی چلی گئی. جیسے ہاتھ میں ریت لو تو لگتا ہے ساری نکل جاتی ہے. سو اسی طرح سے انفارچونیٹلی ہمارے رویے، تعلیم کا فقدان، مذہب سے دوری، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولیات نہ ہونا، لاز کا امپلیمنٹ نہ ہونا، یہ تمام چیزیں مل ملا کے کس پہ پڑتی ہیں؟ جو سب سے زیادہ کمزور حصہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور وہ کمزور حصہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں خواتین ہیں.
تو ایسے لوگ جن کو, ایسی خواتین جن کو اس طرح سے یا تو وہ کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے یا گھروں سے بھی نکال دیا جاتا ہے, ایسے سنگ دل لوگ بھی موجود ہیں, تو پھر ان کو کس طرح اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے؟ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے, اور آپ نے بھی خود کہا کہ وہ کتنی کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں. ہم ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو ایک نارمل لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. اگر غلط کیا تو ڈانٹ پڑے گی, اچھا کیا تو شاباشی ملے گی. کام وہ سیکھنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا مینز آف سروائیول جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ مضبوطی لانا ہے. وہ کام بھی بہت اچھا سیکھتی ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے, اگر ان لڑکیوں کے لیے جابز ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں بے شکل نہیں ہے, بغیر شکل کے کچھ چیزیں چل ہی نہیں سکتی, لیکن کیا ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ ان کو نہیں رکھ سکتا؟ بالکل رکھ سکتا. کیا کلریکل سٹاف آفیسز میں گورنمنٹ کے نہیں ان کو رکھا جا سکتا؟ تعلیم یافتہ بچیاں بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جاہل ان پڑھ ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں بہت سے ایسے ایئرپورٹس وغیرہ میں سیکیورٹی کے اوپر جو خواتین مامور ہوتی ہیں وہ پورا اپنے آپ کو کور کر کے آپ کی جامع تلاشی لے رہی ہوتی ہیں, تو ان کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے, مجھے کیا پتا کہ اندر سے یہ جلی ہوئی ہیں. سو ہم اگر ہیں بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایگزیکٹلی. ایکسیپٹنس کب آئے گی؟ جب تک آپ اس طرح کے اسٹیپس نہیں لوگے, آپ کس طرح ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے؟ باہر کے ملکوں میں جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے. بالکل, کہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ان کو, اور ہمارے یہاں جو ہے جانوروں سے بدتر سلوک جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ صلہ رحمی جو ہے وہ کرنی چاہیے, ہمیں ان کے لیے جاب کریٹ کرنے چاہیے. اگر میرے بیوٹی کے فیلڈ میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ ان کو رکھ سکتی ہیں, آئی تھنک دے شوڈ آلسو کیپ دیم. ایسے وہ جو اتنے بڑے بڑے سیمینار, لیکن وہی بات آ گئی نا کہ ایسا حوصلہ جو ہے وہ پھر مسرت مصباح کے علاوہ شاید کسی میں نہیں ہے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرے, اور پھر ایکسیپٹ کرا کے سوسائٹی میں اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ کریٹ کرے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جب ہم ان کی ہیلپ اور سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو حالی یہ نہیں کہ آپ نے ان کو جاب دے دیا, ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں, ہم کتنا ضائع کرتے ہیں. وہ ضائع کی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف آج اس رمضان میں میں نے یہ سارے کپڑے پہنے, اگلے رمضان میں یہی پہن کے جاؤں گی, تو پھر آپ وہ کپڑوں کو طے کریں, برابر کریں, ان بچیوں کو دے دیں. ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پیسے ہی دیں. آپ ان کے پاس جب یہ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں, آپ جا کے 10 منٹ تو بیٹھ کے دیکھیے ان کے پاس, ان سے پیار سے بات تو کریے. دس از واٹ دے نیڈ, یور لو, اٹینشن اینڈ یور کیئر. تو آپ ان کو وہ دیجیے. آپ جائیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اسٹوڈنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن اسٹوڈنٹ کے پاس قلم ہوتا ہے. ہر اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ہر وقت, دیکھیں جو ان پڑھ بھی ہوتے ہیں وہ بھی جب میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اردو کو انگلش میں لکھ کے کر رہے ہوتے ہیں, جو مجھے پڑھنا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ کھٹاکھٹ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیے. اس کے بارے میں آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے, جو مضبوطی ہے, وہ آپ کا قلم ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اس کے بارے میں اپنے سوشل میڈیا ہیز پلیڈ سچ این امپورٹنٹ رول. کسی بھی چیز کی اویئرنیس کے لیے آپ اس کے بارے میں لکھیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لکھیں. اگر آپ کے ارد گرد ایسی بچیاں ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ستم ہو رہا ہے, آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ظلم ہوتا ہے تو آپ اس, اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو آپ زبان سے بولیے. اور سب سے کمزور فارم یہ کہ اپنے دل میں اس کو برا کہیں. ہم اس کمزور فارم میں نہیں ہونا چاہتے, ہمیں اس کو روکنا پڑے گا. بالکل صحیح. ہمارے پاس وہ کرج بھی ہے اور ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم آپ کے پاس, جس طرح آپ نے اتنی ساری چیزیں مینشن کی, سوشل میڈیا ہے, آپ اپنے میسیجنگ کے ذریعے, آپ اپنے ٹیلی فون کے ذریعے اس چیز کو, اس میسیج کو جو ہے وہ عام کر سکتے ہیں. گھروں میں کام دیجیے آپ. بالکل. مطلب اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ یا آپ کے ادارے میں جو ہے وہ سامنے نظر آئیں, آپ ان کو گھر بیٹھے کام کریے. مثال کے طور پہ فیشن ڈیزائنرز ہیں, ان کے سارے جو کام ہوتے ہیں وہ مزدور جو کرتے ہیں یا جو ٹیکنیکل سٹاف کرتا ہے وہ کوئی شو روم میں تو نہیں بیٹھے ہوتے نا. بالکل صحیح. ان بچیوں کو جو ہے وہ انگیج کریں, وہ بہت پیاری بچی ہیں. صحیح. اچھا, آپ تو اس فیلڈ سے مطلب آپ کا تعلق بھی ہے اور آپ مختلف لوگوں سے ملتی بھی ہیں وہاں جا کر, تو ایسی ایکسیپٹنس ہے ڈیزائنرز میں, میک اپ آرٹسٹ میں, فوٹوگرافرز میں, مطلب بہت سی لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے. آئی تھنک بالکل ہے, اور سب میں تو نہیں میں کہہ سکتی, لیکن جو بھی تھوڑا سا ہمدردی کا دل رکھتے ہیں, جن کو احساس ہوتا ہے, وہ یقیناً ان کی مدد کرتے ہیں. اور اس میں مجھے یہ پتہ ہے کہ رضوان بیگ, عمر سعید, یہ 2 ایسے نام ہیں جو فوراً میرے ذہن میں آتے ہیں. بہت امیزنگ بلاگرز ہیں, جرنلسٹس ہیں جو ان کے بارے میں لکھتے ہیں. محسن سعید جو ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے,
تو وہ اس کو تو اگر بتا دیا جائے کہ یہ ذاتی اور ظلم ہو رہا ہے اس کو کوئی خوف ڈر نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ ہیلپ کر رہی ہیں, ہیلپ کرتی ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہیلپ کرتی ہے. اور پھر یہ لوگ جو ہیں, یہ خواتین خاص طور پر, وہ لوگ جن کو اپنے ہی گھر والے شاید ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, ہماری سوسائٹی کا حصہ بن جاتی ہیں اور ایک نارمل انسان کی طرح اپنی زندگی گزار سکتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین یہاں پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. اچھا آپ, کچھ جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہوں یا فنڈز دینا چاہتے ہیں اسمائل اگین کو, تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ وہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں, اور ویب سائٹ کے علاوہ اس میں آپ کسی بھی ڈیپلیکس کے سیلون پہ جو ہے وہ جا کر دے سکتے ہیں. چیک کی صورت میں دیں تو وہ ڈیپلیکس جو اکاؤنٹ ٹائٹل ہے وہ ڈیپلیکس اسمائل اگین کا ہے, اور اگر ویب سائٹ ہے تو اٹس ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے نام پر ہے. بالکل صحیح, اسی نام پر ہے, اور وہاں جا کر آپ اس کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ کے فلیش پہ ہوا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, دوسرا ایک چیز جو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہمارا ٹائم ختم ہو جائے, اور ٹائم ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے. M&M میک اپ, اٹس سچ اے سکسیس, لائک ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, اور اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, مطلب وہ آپ کو فیل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے, کیا اس میں سائنس کیا ہے؟ میں پچھلے 3 سال میں نے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا, کیونکہ میں وہ انگریڈینٹس چننا چاہتی تھی جو کہ اچھے ہوں, جو کہ پیور ہوں, اور اسی لیے جو M&M میک اپ ہے وہ پہلا پاکستان کا سرٹیفائڈ حلال کاسمیٹک ہے, جس کا مطلب یہ کہ اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں جو کہ پرمیسیبل ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس میں اینیمل فیٹ جو ہے, مطلب سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی پگ فیٹ ہے تو یہ حلال نہیں ہے. ایون وہ فیٹ جو کہ نان ذبیحہ اینیمل کا ہے وہ بھی پرمیسیبل نہیں ہے. اسی طرح سے ایسے بھی کلرز ہوتے ہیں جو کہ کیڑے مکوڑوں کو, کوکنیل ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو کرش کر کے اس کو نکالا جاتا ہے, جو کہ لپ کلرز بہاروں میں. اب دیکھیں روزہ خراب ہو رہا ہے نا, مطلب روزہ بھی خراب ہو رہا ہے اور میک اپ سے بھی کچھ ہو رہا ہے مجھے. تو یہ تمام چیزیں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا. بہت سے ایسے ممالک ہیں جیسے انڈونیشیا اور ملیشیا, وہاں پہ حلال پروڈکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور بہت کامن ہیں. تو ہمارے ہاں اب جب کہ یہ میرے خیال سے یہاں پہ تو آپ کے اس پروجیکٹ سے پہلے کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ میک اپ میں بھی حلال پروڈکٹس ہو سکتی ہیں. کانسیپٹ بھی نہیں تھا, اور لوگ سمجھتے تھے کہ اگر یہ حلال پروڈکٹ ہے تو یہ غریبوں کا پروڈکٹ ہے, اور انفارچونیٹلی یہ سوچ تھی. لیکن الحمدللہ نہ صرف یہ کہ یہ انگریڈینٹس پیور ہیں, یہ ہر بچی جس کو شوق ہے اچھا لگنے کا, میک اپ کرنے کا, اس کی ریچ میں دے آر ویری ریزنیبلی پرائسڈ, اور یہ ان کی جو اسٹیئنگ پاور ہے وہ بہت لمبا ہے. ہم ان کو ٹرکی سے بنواتے ہیں اور ہم وہیں پہ مینوفیکچر کرتے ہیں, اور اٹ از اے ٹوٹل پروسیس آف اے شریعہ کمپلائنٹ پروسیس, جس کی وجہ سے اس کو پھر اوتھینٹک ادارے کے ساتھ سرٹیفائی کیا ہے حلال کے نام سے. یعنی کہ انگریڈینٹس کا چننا, ان کو مینوفیکچر کرنا, ان کو اسٹور کرنا اور ان کو ٹرانسپورٹ کرنا, یہ پورا کا پورا ایک شریعہ کمپلائنٹ پروسیس ہے, جس کے بعد یہ حلال ہوتا ہے, سرٹیفائڈ ہوتا ہے. سو جو پروڈکٹس ہیں ان میں فاؤنڈیشنز ہیں, آئی کلرز ہیں, لپسٹکس ہیں, اور اتنے اچھے ہیں کہ جو کوئی ایک دفعہ لگاتا ہے پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے. لپسٹک شیڈز اتنے مزیدار ہیں. اسپیکنگ آف لپسٹک شیڈز, آج کل سمرز ہے, سو میں جاتے جاتے ٹپ ضرور لینا چاہوں گی کہ جب افطاریوں پہ جانا ہوتا ہے, ہینگ آؤٹس پہ جانا ہوتا ہے, ڈنرز پہ جانا ہوتا ہے, لپسٹک کلرز کون سے یوز کرنے چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پیاری چیز یہ ہوتی ہے میک اپ کی کہ آپ اپنی خوبصورتی کو انہینس کر سکتے ہیں, اور ایسی چیزیں جو کہ اچھی نہیں لگتی آپ کو, یعنی چہرے کے اوپر داغ دھبے ہوں, یا آپ کا چہرہ جو ہے وہ آپ کی ڈبل چن ہے, تو آپ اس کو ڈیمینش کر سکتے ہیں, اس کو کنٹور کر سکتے ہیں. سو فاؤنڈیشن آپ کا بیس ہوتا ہے جو کہ آپ کو اسکن کو اچھا کرے گا. اس کے بعد آپ نے پاؤڈر لگایا, ہلکا سا آئی کلر لگایا. آج کل گرمی ہے, آپ کے اندر فریشنس ہونی چاہیے, مطلب آپ کو دیکھ کے ہائے گرمی, ایسی کوئی کہانی نہیں ہونی چاہیے, واؤ گرمی آم آ گئے. سو اس لیے جو لپسٹک کے کلرز ہیں وہ برائٹ کلرز بھی ان ہیں,
اور اسٹرانگ ڈارک کلرز بھی ہے نا, لائک ڈیپ پرپل, ڈیپ براؤن. اس کے علاوہ جیسے آپ نے جو کلر لگایا ہوا ہے جیسے سو ان جیسے ریڈ کلرز ہیں یا تربوزی کلر ہیں, دے لک ویری نائس. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میک اپ اور فیشن وہ آپ کی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. آپ پلیز وہ چیز لگائیے جو آپ کو خوبصورت بناتی ہے اور جس پہ آپ جس کو آپ کیری کر سکو. اور اسی کے ساتھ ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ زکوٰۃ و خیرات بھی دیتے ہیں اور مدد کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان لوگوں سے اپیل کروں گی کہ ضرور اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو وزٹ کریں, وہاں پر جا کر آپ اپنی ڈونیشن دیں تاکہ ان خواتین کو آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بنا سکیں. تھینک یو سو مچ آپا فار کمنگ. اور اسی کے ساتھ آپ سے بھی اجازت لوں گی. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پہ پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.